नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जितना नाटक कर रहे हैं, बहुत सारे देशों के लिए एक मुसीबत खड़ी हो चुकी है और उन देशों के अंदर नेपाल एक ऐसा देश बन चुका है जिसके ऊपर आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जो भी हम लोग मदद कर रहे थे नेपाल को, वो अब इकोनॉमिक फंडिंग जो है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि उस इकोनॉमिक फंडिंग का यूज नेपाल कर रहा था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के अंदर। जैसे वो सड़कों को बना रहा था, जैसे वो ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव कर रहा था, वो अपने ट्रांसमिशन जो है इनको काफी इंप्रूव कर रहा था। लेकिन यूएसए ने ये कहा कि हम लोग अभी इकोनॉमिक फंडिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे, आपके लिए जो मदद की जा रही थी उस पैसे को हम लोग रोक रहे हैं। लेकिन आखिरकार नेपाल को क्या वाकई में मदद की जरूरत है? अगर हम लोग हालिया आंकड़ों को देखें तो नेपाल जो है वो विश्व के तमाम उन गरीब देशों के अंदर शामिल है जिनकी जीडीपी बहुत हद तक कम है और पर कैपिटल इनकम जो है वो भी बहुत हद तक कम है। लेकिन क्या आज नेपाल को यूएस की फंडिंग की जरूरत है या फिर नेपाल के लिए भी कोई दूसरा रास्ता बना हुआ है? क्या भारत जो है वो नेपाल के लिए एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है? इस बारे में जो है हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार रिसेंटली जो है वो ट्रंप ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी फंडिंग जो है वो रोक क्यों दी है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इसको कवर किया है, पहले भी कवर किया, जैसे फरवरी का आप लोग देख सकते हैं, तो फरवरी के अंदर भी जो है वो न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था। और हाल ही के अंदर जो $500 मिलियन की जो ग्रांट है वो नेपाल के लिए रोक दी गई है। जैसे पिछले 5 सालों के अंदर अमेरिका के द्वारा नेपाल के अंदर $500 मिलियन जो है वो पैसा खर्च किया गया था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि यूज किया गया था इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड इंप्रूव इट्स रोड्स। तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए $500 मिलियन की मदद जो है वो नेपाल को की गई थी। लेकिन नेपाल का जो एनुअल एवरेज इनकम है वो लगभग पहुंचा था $1400 के आसपास में, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि फिर भी अच्छा खासा इंप्रूव किया था। लेकिन ये जो दो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर था, नेपाल ने उसको काफी अच्छे से इंप्रूव किया था और वो यूएस की मदद से किया था। लेकिन यूएस जो है वो अपने अब पीछे, यानी कि पैर जो है वो पीछे खींच रहा है, फंडिंग जो है रोक रहा है, इसलिए नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी संकट के अंदर आ चुकी है। यूएसए के अंदर एक कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के लिए एक एजेंसी के तौर पर काम किया। उन्होंने एग्री किया 2017 के अंदर कि हम लोग नेपाल की मदद करेंगे और $500 मिलियन जो है वो फंड करेंगे नेपाल को, जिससे पावर ट्रांसमिशन और इसके साथ में ही रोड इंप्रूवमेंट जो है प्रोजेक्ट्स उनको सहायता मिलेगी। लेकिन साथ ही के अंदर यह भी बात सामने निकल कर आई कि नेपाल जो है वन ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट जो है वो कंट्री है। मतलब पूरे विश्व के अंदर अगर गरीब देशों की अगर हम लोग बात करें तो नेपाल भी जो है उन्हीं देशों के अंदर शामिल जो है होता है। बात यह भी है कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा था नेपाल के द्वारा, उस पावर को यूज कर रहे थे, पावर ट्रांसमिशन को, पावर ट्रेड को यूज कर रहे थे नेपाल और इंडिया के बीच में। मतलब इंडिया के लिए यह फायदा था। आज भी मुझे पता है कि एक बार इंडिया के अंदर ब्लैकआउट हुआ था, तो वहां से यानी कि नेपाल से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ली गई थी, भूटान से भी हमने मदद ली थी और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमको प्रोवाइड करवाई गई थी इंडिया को। लेकिन नेपाल जिस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी किसकी मदद से? यूएसए की मदद से। अगर हम लोग पूरे विश्व के जो गरीब देश हैं उनकी अगर गिनती करें तो आप लोग देखेंगे कि अधिकतर जो गरीब देश हैं वो अफ्रीका के अंदर पाए जाएंगे और अफ्रीका के तमाम देश जो है इसके अंदर शुमार है। सबसे गरीब देशों की रैंक के अंदर नंबर 1 पर है साउथ सुडान, जो कि सुडान देश से अलग होकर ही बना है। और साउथ सुडान के अंदर ही जो नाइल रिवर है वो वहां पर बनती है। यानी कि नाइल रिवर जो है वो 2 रिवर से मिलकर बनती है, एक तो होती है व्हाइट नाइल रिवर और एक होती है ब्लू नाइल रिवर। दोनों जहां पर आकर मिलती है वो है साउथ सुडान। तो साउथ सुडान विश्व का सबसे गरीब देश है। बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, तो सारे जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर अफ्रीकन कंट्रीज हैं। हम लोग नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है पूरे विश्व के अंदर 41 रैंक पर आता है। पूरे विश्व के अंदर नेपाल 41 नंबर पर है, जो कि बहुत गरीब देश है और वहां पर कैपिटल इनकम जो है वो भी काफी कम है। हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत हद तक फंडेड है चाइना के द्वारा और यूएस के द्वारा, और उसकी रैंक जो है वो 50 है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है वहां से। तो ये पाकिस्तान जो है वो भी जल्द ही नेपाल के उस ट्रैक पर आकर खड़ा होगा। अगर हम लोग बात करें इंडिया की तो इंडिया में भी हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया की रैंक जो है वो 62 है। मतलब पूरे विश्व के अंदर जो गरीब देश हैं उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 62 है। मतलब 190 देशों की रैंकिंग के अंदर भारत 60वें स्थान पर है। मतलब भारत से ज्यादा लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 130 देश जो है वो अमीर हैं। हमारा पड़ोसी देश भूटान भी जो है वो हमसे आगे है। तो भूटान जो है वो हमसे आगे है, तो भूटान 83 रैंक पर है। तो भूटान में हमसे कम जो है वो गरीबी है।
तो नेपाल की अगर हम लोग बात करते हैं बड़ा विस्तार से, और यूएस जो फंडिंग देने के लिए जा रहा है, यूएस की 182 रैंक है, इसमें कुछ 190 देश शामिल हैं, और लग्जमबर्ग जिसको हीरो की यानी कि डायमंड की कैपिटल जो है वो कहा जाता है, तो लग्जमबर्ग सबसे ऊपर है, ठीक है। फिर मकाओ सेकंड नंबर पर है, आयरलैंड थर्ड नंबर पर है, सिंगापुर फोर्थ पर है, कतर फिफ्थ पे है, यूएई सिक्स पर है, मतलब 186। देखिए हम लोग अमीर देशों में देखें, अमीर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से। तो 190 देशों के अंदर लग्जमबर्ग सबसे अमीर है। यूएस जो है वो अगर हम लोग काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें नंबर पर सबसे अमीर देशों के अंदर यूएसए जो है शामिल होता है, और यूएसए बहुत सारे देशों को फंड करता है। नेपाल की जब तक हम लोग जीडीपी को या जीडीपी की कंट्रीब्यूशन को नहीं समझेंगे तब तक हमारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। सबसे पहले आप लोग देखिए कि नेपाल की कैपिटल जो कि आप लोग जानते हैं काठमांडू है। अगर हम लोग टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 3 करोड़ के आसपास नेपाल की पॉपुलेशन है। हमारे भारत के अंदर अगर किसी छोटे से भी राज्य को अगर हम लोग काउंट कर लें, जैसे राजस्थान को ही हम लोग काउंट करें, तो राजस्थान के अंदर 9 करोड़ जो है वो जनसंख्या है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका 1/3 नेपाल के अंदर है। तो हम लोग अगर राजस्थान को इतना अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं तो नेपाल तो पूरा एक देश है, वो पूरा का पूरा अपना अस्तित्व रखता है, वो भी उनसे नहीं संभल पा रहा है। तो 3 करोड़ जनसंख्या जो है वो नेपाल की है। वहां पर कैपिटल इनकम या जीडीपी की बात करें तो $43.5 बिलियन जो है वो जीडीपी है। आज पूरे विश्व के अंदर बात की जा रही है ट्रिलियन के अंदर। जैसे इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए जा रहा है। चाइना जो है वो $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। अमेरिका जो है वो लगभग $30 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। तो आप ट्रिलियन में बात की जा रही है, बिलियंस में तो बात ही नहीं होती है। लेकिन नेपाल जो है वो बिलियंस के अंदर है। और देखिए कोई भी देश होता है जब तक वो अपने ऊपर खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होता है तब तक वो हमेशा गरीब ही रहता है। इस चीज को बहुत अच्छे से भारत ने समझा है, इसलिए भारत के अंदर वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो है आज इंडिया के अंदर चलते हैं। यहां पर हम लोग अगर नेपाल की जीडीपी की बात करें या फिर इकोनॉमिक रिव्यू की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं एशिया डेट टू जीडीपी, मतलब डेट और जीडीपी के बीच में जो रेशियो है, तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे इंडिया जो है सबसे ऊपर है, मतलब डेट जो है वो कम है जीडीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मतलब डेट जो है वो हमारे पास में कम है और जीडीपी काफी अच्छी है। पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। आप लोग यहां पर नेपाल के मैप को देखिए, ये जो येलो कलर की लाइन आप लोगों को दिख रही है वो है इन्फ्लेशन की, जबकि ब्लू कलर की लाइन जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रही है जीडीपी ग्रोथ रेट की। दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर भागती हैं। जब अगर महंगाई की दर अधिक होगी तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि महंगाई अगर यहां पर है तो फिर जीडीपी बहुत हद तक कम हो चुकी है। महंगाई अगर बढ़ चुकी है तो जीडीपी कम है। जिस समय जीडीपी बढ़ेगी उस समय महंगाई कम होगी। तो यहां पर जो मैचिंग पॉइंट आप लोग देख रहे हैं वो सबसे अच्छी स्थिति होती है कि इन्फ्लेशन जो है वो भी कम है या फिर इन्फ्लेशन के साथ साथ में जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ती है। इन्फ्लेशन को हम लोग ये कहते हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ती है, लेकिन महंगाई जो है वो लगभग 3 या 4% ही ठीक रहती है। अगर इससे बढ़ती है ज्यादा तो वो उस देश के लिए घातक साबित हो सकती है। तो नेपाल जो है वो बहुत सारे जो पुअरेस्ट कंट्री हैं उनके अंदर शुमार होता है। नेपाल का अगर टोटल एक्सपोर्ट हम लोग बात करें तो $12 बिलियन जो है वो नेपाल का एक्सपोर्ट है। नेपाल मेनली एक्सपोर्ट करता है सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल। भारत ने जब मलेशिया से पाम ऑयल को, यानी कि मलेशिया ने इनकार कर दिया था कि हम लोग पाम ऑयल नहीं देंगे इंडिया को, इंडिया ने भी कहा कि ठीक है क्रूड ऑयल जो है वो नहीं लेंगे हम लोग मलेशिया से, पाम ऑयल नहीं लेंगे, तो फिर वो नेपाल के रास्ते जो है फिर इंडिया के अंदर आया करता था। तो वो जो पाम ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, क्लोथिंग एंड अपीयरल है, ठीक है, कारपेट्स है, नटमग है, तो ये सारा जो है वो एक्सपोर्ट करता है नेपाल। जबकि उसका इंपोर्ट जो है वो है $1.4 बिलियन, मतलब इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट जो है वो उसका ज्यादा है। अच्छी बात है। फिर देखिए लीडिंग इंपोर्टर कौन कौन से हैं। रिफाइंड पेट्रोलियम है, आयरन है, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, नेचुरल गैस है और राइस जो है ये इनको इंपोर्ट करता है। और ये रिपोर्ट जो है सोर्स इसका है IMF, ठीक है। अब देखिए 2022 के अंदर अगर इनफ्लोज की हम लोग बात करें तो 2022 के अंदर 65 मिलियन डॉलर जो है ये इनका इनफ्लोज रहा है, मतलब FDI जो है वो नेपाल के अंदर आया है। ये लगभग कंडीशन वैसी है जिस समय इंडिया 1991 के अंदर क्लोज इकोनॉमी के तौर पर हुआ करता था कि FDI जो है वो बहुत हद तक कम आ रही है, मतलब इनफ्लोज जो है वो बहुत हद तक कम हो रहा है। बाहरी देश जो है वो आज नेपाल के अंदर जो है खर्च करने से, यानी कि नेपाल के अंदर कोई भी अगर FDI आना है तो वो बहुत हद तक कम आता है, क्योंकि उन देशों को पता है कि नेपाल गरीब देशों के अंदर शामिल है, वहां के लोगों की परचेसिंग पावर नहीं है। कल को हम लोग वहां पर अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे तो वहां के देश, वहां के लोग जो है वो उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सारे देश जो है वो FDI करने से वहां पर बचते हैं।
इसीलिए हम लोग देखते हैं कि मेजर ट्रेड पार्टनर जो है आज नेपाल के, मतलब इंपोर्ट वो करता है इंडिया से 60.5%, उसके बाद में चाइना है, फिर अर्जेंटीना है, फिर यूएई है, फिर इंडोनेशिया है। यूएसए आज मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के बाद में। तो इंडिया आप लोग देख सकते हैं वहां पर इंपोर्ट में भी और एक्सपोर्ट के अंदर भी जो है वो नंबर 1 पर है। तो नेपाल जो है सबसे ज्यादा अपना एक्सपोर्ट कहां पर करता है? इंडिया के अंदर करता है। तो इस मायने के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि नेपाल का अगर कोई सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा तो ये कौन होगा? ये इंडिया होगा। लेकिन उसके बाद में नेपाल एक्सपोर्ट करता है यूएसए को लगभग 8%, फिर जर्मनी को, फिर यूके को और फिर टर्की को। तो जब हमको ये बात समझ में आ रही है तो नेपाल को, केपी शर्मा ओली को ये बात समझ में नहीं आती है। वो बार बार जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आते हैं। चाइना जो है ये कोशिश करता है कि नेपाल को शामिल किया जाए बीआरआई के अंदर और डेट दिया जाए, मतलब नेपाल को कर्ज दिया जाए और उस कर्ज के तले जो है वो नेपाल दब जाए। और नेपाल, देखिए आज यूएसए से फंडिंग रुक चुकी है और मुझे पता है कि चाइना जो है अब कोशिश करेगा कि नेपाल को वो फंडिंग दे और फंडिंग देकर उसको डेट ट्रैप के अंदर वो जो है उसको वहां पे ट्रैप के अंदर फांसने की कोशिश करेगा। लेकिन नेपाल को यह समझना चाहिए कि नेपाल के जो रिलेशन अच्छे हैं वो किसके साथ में अच्छे हैं? इंडिया के साथ में। पिछले साल के जुलाई में सार्वजनिक कर्ज जो था नेपाल का वो 24.34 लाख करोड़, मतलब 24 लाख करोड़ जो है वो नेपाल का कर्ज हो चुका था। जिस समय भारत के अंदर कोविड आया था उस समय 10 लाख करोड़ रुपए तो सरकार के द्वारा दे दी गए थे। अभी महाकुंभ लगा था उस समय हमारी इकोनॉमी के अंदर एड ऑन हुआ था, लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 50 लाख करोड़ रुपए जो है वो वहीं पे एड ऑन हो गए थे। तो इससे तो दो नेपाल जो है उनकी इकोनॉमी चल सकती है, जो फरवरी तक बढ़कर लगभग 26 लाख करोड़ रुपए जो हो गया था। तो सार्वजनिक कर्ज जो है वो इनका बढ़ चुका था। नेपाल में सरकारी कर्ज बढ़कर देश के जीडीपी का 45 पॉइंट, मतलब देखिए आधा नेपाल जो है वो कर्ज के तले दबा हुआ है और उसी से देश चल रहा है। एक दशक पहले यह आंकड़ा जीडीपी का 22% था। वही कुल कर्ज में विदेशी कर्ज जो है वो 50.87% तक पहुंच चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि विदेशी कर्ज जो है वो 50% है और उनका डोमेस्टिक जो कर्ज है वो कितना है? 49.13% है। नेपाल का अब यह मानना है कि हम लोग अपने ही देश के नागरिकों के अंदर बॉन्ड जारी करेंगे और बॉन्ड के माध्यम से हम लोग पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे। नेपाल के अंदर जैसे ही यूएसए की फंडिंग रुकी तो अब नेपाल किसकी तरफ देख सकता है? चाइना की तरफ। लेकिन देखना किसकी तरफ चाहिए? इंडिया की तरफ। आप लोग यहां पर ये जो आंकड़ा देख रहे हैं कि नेपाल जो है वो अब क्या करेगा कि अपने ही देश के अंदर बॉन्ड जारी करेगा और नेपाल के लोगों के पास में जो पैसा है वो पैसा वहां से निकलकर सरकार के पास में आएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नेपाल के अंदर जो पर कैपिटल इनकम है वो बहुत कम है, उनकी जो इनकम है वो बहुत कम है और वैसे ही पुअरेस्ट कंट्री के अंदर नेपाल शामिल होता है। तो क्या उन बॉन्ड्स को नेपाल के नागरिक खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। अब देखिए हम लोग महाकुंभ को आयोजन क्यों करते हैं वो आपको बात समझ में आएगी। महाकुंभ के अंदर जो इकोनॉमी के एड ऑन हुआ है वो सरकार को किसी लेना नहीं पड़ा है। सरकार ने उसके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई, महाकुंभ करवाया और इकोनॉमी के अंदर एड ऑन हो गया और सरकार जो है वो अच्छे से रन कर पाएगी। इसीलिए आज किसी भी देश को यह जरूरत है कि भारत की तरह वो अपने कल्चर को सेव करे और कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ाए। तो भारत के साथ में अच्छे रिलेशन जो है वो आज नेपाल को मेंटेन करने चाहिए, क्योंकि भारत के साथ में रहते हुए भारत ने कई बार जो है कोविड वैक्सीन को भी सप्लाई किया था नेपाल के अंदर। और यही नहीं, जब नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आता है तो भारत के द्वारा कई सारे ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं नेपाल के अंदर, ताकि वहां के नागरिकों को सुरक्षित जो है वो रखा जा सके। नेपाल के अंदर भारत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए काम करता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो वहां पर चलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी भारत ने काफी हेल्प की है। यही नहीं, डिजास्टर रिलीफ के तौर पर 2015 में नेपाल के अंदर जब अर्थक्वेक आया था तो भारत के द्वारा $1 बिलियन जो है वो वहां पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया था। वैक्सीन की बात करें तो कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर भारत के द्वारा वैक्सीन वहां पर सप्लाई की गई थी और दूसरे सपोर्ट जो है वो भी आज प्रोवाइड करवाए जाते हैं नेपाल के अंदर। और इतना करने के बावजूद भी आज नेपाल चाइना की तरफ देखता है, तो इससे बेवकूफ पड़ोसी जो है वो और कोई नहीं हो सकता है। मालदीव्स ने पहले भारत को कोसा, भारत के अगेंस्ट में गया, चाइना के इन्फ्लुएंस में आया और आज वही मालदीव जो है वो आज भारत की तरफ देख रहा है और ये कह रहा है कि हमसे जो है वो गलती हो गई थी, हम वापस से भारत के साथ में अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं। वैसे ही नेपाल को भी आने वाले समय के अंदर ये गलती महसूस होगी कि हमने पड़ोसियों को भूलकर दूरगामी जो देश बैठे हुए हैं उनकी हेल्प ले रहे हैं। इसलिए यूएसए ने जैसे ही फंडिंग रोकी है नेपाल की, तो नेपाल की अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है। इसलिए आज ये वक्त आ चुका है कि नेपाल जो है वो भारत के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करे।
दोस्तों आप लोग हमारा इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, साइंस इन डेप्थ को, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें साइंस कूपन कोड यूज करना है, जिससे आप लोग को डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये कोर्स जो है अवेलेबल होगा। डेली लाइव क्लास चलती है और अभी इस पर 80% डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों साथ ही के अंदर हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, जो कि आपको लाइफ चेंज करने में काफी मदद करेगा। कहते हैं कि जिस इंसान के जीवन के अंदर बैड हैबिट्स हैं, अगर उन बैड हैबिट्स को छोड़ता है तो बहुत आगे तक निकल सकता है। आप अगर जीवन में आगे निकलना चाहते हैं तो दुगनों से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आप लोग जो है आगे निकल सकते हैं। नहीं तो यूं ही जो है वो समय खराब हो जाएगा और आप केवल इसी इंतजार में रहेंगे कि कोई फरिश्ता आएगा और आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो कभी भी जो है वो ऐसा नहीं होगा। तो आपके लिए वो फरिश्ता जो है वो ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज बन सकता है। आप इसका फायदा उठाइए और आज ही इस कोर्स के साथ में जुड़िए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।